नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज 65 बीपीएससी का ऑप्शनल का पेपर था, जिसमें हम लोग आज पीएसआईआर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। पीएसआईआर मतलब पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं। उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, आते हैं अगले, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना, और एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी रिगार्डेड एज साइंस। ठीक है ना, तो इसमें क्या है ना कि इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो 6 क्वेश्चन करने होते हैं हमें 12 क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन को लिखने के लिए हमको कितना लिखना होगा, लगभग 5 से 6 पेज लिखने होंगे, तब नंबर मिल सकता है। और बीपीएससी में पॉलिटिकल साइंस का अगर हिस्ट्री देखें तो नंबर बहुत कम मिलते हैं, तो आप 160 के 70 भी नंबर ला लें, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, अभी हाईएस्ट 63rd में एक बंदे को गया था हाईएस्ट, जो पीएसआईआर में 161। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नेचर, पहले बताओ कि नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का और स्कोप क्या है। ये है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरली ये पूछे जाते हैं कॉलेज वॉलेज के एग्जाम में। जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा ये सब उसमें भी पीछे पूछे जाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को करना है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, नेचर बताना है, स्कोप बताना है और साइंस क्यों बोला जाता है। जैसे साइंस क्यों बोला जाता है, हम प्योर साइंस इसको बोल नहीं सकते हैं। हम साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे साइंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग भी कंपेयर करते हैं, डाटा उटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, फिर डाटा को हम दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। जो हमारा जो सिस्टम है और दूसरे सिस्टम है उसको कंपेयर करते हैं। तो इसको हम साइंस बोल सकते हैं, प्योर साइंस नहीं बोल सकते हैं। उसके बारे में बताना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में आपको पता होगा तो लिख सकते हैं। हाँ, अब पॉलिटिकल साइंस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्कॉलर का नाम लिखना होगा। ठीक है ना, बिना स्कॉलर के नाम नहीं लिखोगे तो आपका क्या है कि आंसर नंबर देगा लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं देगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो लगेगा जीएस लिख रहे हैं। डिस्कस सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस मैकियावेली व्यू ऑन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। मैकियावेली के राजनीतिक और नैतिकता संबंधित विचारों का विवेचन कीजिए। राइट, तो मैकियावेली तो पता ही है। अब इंडियन मैकियावेली कौन है? कौटिल्य है। तो मैकियावेली का जो पॉलिटिक्स है और मोरालिटी है, इसको डिस्कस करना है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लेटो और एरिस्टोटल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जो उम्मीद किया जा रहा था। क्यों उम्मीद किया जा रहा था? क्योंकि देखा जाए तो 64th में इससे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से एक भी क्वेश्चन नहीं आते। तो सब उम्मीद करके लग रहा था कि प्लेटो और एरिस्टोटल से एक ना एक सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैकियावेली से पूछ दिया है। तो ये भी है, अगर मैकियावेली के आप बारे में पढ़े होंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़े होंगे, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या आता है, प्लेटो पढ़ोगे, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल पढ़ोगे, एरिस्टोटल के बाद हॉब्स पढ़ोगे, मैकियावेली पढ़ोगे, तो क्या है कि अगर आप पढ़े होगे तो इसको कर दोगे। तो ये भी टफ नहीं है, भी मतलब एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्क्स फाउंड कम्युनिज्म इन कियोस एंड लिफ्टेड इट टू अ मूवमेंट। ठीक है, दो हिम इट एक्वायर्ड अ फिलोसफी एंड डायरेक्शन। लास्की ने बोला था, इसको डिस्कस करना है। मतलब क्या है कि मार्क्स के समाजवाद को अस्त व्यवस्था की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, इस दिशा मिली। लास्की ने बोला है, इसको व्याख्या करो, इसके बारे में डिस्कस करो। देखो क्या है ना कि एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का है ये, मतलब सीधे साधा क्वेश्चन नहीं है। जैसे क्या पूछ दिया था क्वेश्चन, पहला क्या था कि आपको बताना है, स्कोप बताना है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोला गया है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को हाथ लगाए। आपको पता है कि अगर आप 5 से 6 पेज लिख सकते हैं तभी लगाएं, अदरवाइज इसको स्किप कर दें, क्योंकि हमें 3 ही करना है। 6 क्वेश्चन में थे, सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन है, उसमें से हमें 3 करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स मतलब क्या है ना कि कंपेयर करना एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। जैसे हम अपना इंडिया के सिस्टम को अमेरिका के सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे अप्रोच है। उसमें क्या है ना कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच पूछा है,
ये बहुत ही सिंपल सीधे वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि हाउ डू द डीपीएसपी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है, आसान भी नहीं है। अगर हिंदी में देखो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये भी कंसेप्चुअल टाइप का है। इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप डीपीएसपी को बताना पड़ेगा और कौन कौन से योगदान दिया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। मतलब कौन कौन से डीपीएसपी को ऑलरेडी एक्ट में बदला जा चुका है, लॉ में बदला जा चुका है, उसको बताना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे स्कॉलर के व्यूज़ देने पड़ेंगे, जो स्कॉलर के व्यू इसमें लिखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन को स्किप किए होंगे तो बहुत अच्छा किए होंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे नोट्स वगैरह ये सब, तो कास्ट पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप श्रीनिवासन का आप लिख सकते हैं व्यूज़ क्या है, उसके बाद रजनी कोठारी का व्यूज़ क्या है, रुडोल्फ का व्यूज़ क्या है, उसके बाद आप इसका लिख सकते हैं योगेंद्र यादव का व्यूज़ क्या है। तो इसमें आप आराम से 6 पेज लिख सकते हैं और स्कॉलर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन हो गया। अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसको कर देते। फर्स्ट सेकेंड भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर कर दिए हो तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, और छठा क्वेश्चन ईजी है। मतलब क्या है कि 6 में से 4 क्वेश्चन ऐसा है जो आप आराम से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, उसके बाद मैकियावेली वाला, उसके बाद मैकियावेली के बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वाला आ गया। उसके बाद आपका आ गया छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या है, कास्ट, इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल क्या है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर है, श्रीनिवासन है, उसके बाद रजनी कोठारी है, उसके बाद रुडोल्फ है, रुडोल्फ 2 हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद एक आ गया योगेंद्र यादव है। तो इन लोगों का व्यूज़ अगर लिखे होंगे तो ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखें तो जो सेक्शन 1 है उसमें क्या है, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, सेक्शन 1 हमें अच्छे से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। हाँ, ध्यान रखिए अगर लिखे होंगे तो उसमें स्कॉलर का नाम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं कि उस क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब एंड एक्सेस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारण में राष्ट्रीय हित तथा विचारधारा जो होते हैं किस तरह से भूमिका निभाता है उसके बारे में वर्णन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन है ना इजी वाला क्वेश्चन में आएगा नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए आपको बहुत सारे डीपली स्टडी पढ़ना होगा, बहुत सारे व्यूज़ पढ़ने होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ना कि सामने वाले को आंसर लिखकर सेटिस्फाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में क्या था कि जो स्कोप है जो है तो है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है सो है, रोल ऑफ कास्ट क्या है, जो स्कॉलर का व्यूज़ जो है तो है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है ना कि आपको बहुत सारे स्कॉलर के व्यूज़ देने पड़ेंगे। ठीक है ना, खासकर एक अभी जयशंकर की बुक आई है, उसको आप पढ़े होंगे तो उसमें से कुछ आप लिख सकते हैं। तो बहुत इसमें सी राजा मोहन का व्यूज़ देना होगा। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मतलब डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिस्कस द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब यूएनएससी को जैसे क्या है ना कि इंडिया बहुत साल से डिमांड कर रहा है, इंडिया प्लस जर्मनी है, ब्राज़ील है, ये सब जो है ना डिमांड कर रहा है कि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका क्या रिफॉर्म होना चाहिए। इंडिया डिमांड कर रहा है कि उसमें परमानेंट सीट हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहा है कि जो इंडिया का क्लेम है परमानेंट सीट के लिए, उसको आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो आप क्या क्या बताना होगा आपको। इसमें आपको बताना होगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, उसके कितने बॉडीज़ होते हैं, 6 होते हैं, उसके बारे में 6 होते हैं, उसके बारे में बताना होगा। उसमें सबसे पावरफुल कौन होते हैं, यूएनएससी। ठीक है ना, तो यूएनएससी होते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद इसमें रिफॉर्म क्यों चाहिए,
इसमें आपको बहुत सारे स्कॉलर का व्यूज़ देने होंगे। सबसे बढ़िया मतलब सबसे अच्छा व्यू जो शशि थरूर हो गया, वो यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत अच्छा व्यूज़ दिए हैं, वो लिखना होगा। सी राजा मोहन के बारे में लिखना होगा, एच डी मुनी के बारे में लिखना होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो स्कॉलर है उसके बारे में हमें बताना होगा यूएनएससी के कि क्यों है, रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, रिफॉर्म क्यों होना चाहिए वो बताना है। इंडिया क्यों चाहता है कि हमें परमानेंट सीट मिलना चाहिए, मतलब इंडिया कुछ काम किया होगा तभी तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। जैसे पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा है पीस कीपिंग फोर्स में। उसके बाद इंडिया, एशिया देखो इतना बड़ा है, इतने सारे पॉपुलेशन है, लेकिन एशिया में एक ही परमानेंट मेंबर है, कौन है, वो भी चाइना है। तो इंडिया क्या है ना, इकोनॉमिक पावर है एज वेल एज रीजनल पावर है। रीजनल पावर कहाँ है, इंडो पैसिफिक में, और काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। और इंडिया क्या है ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, समझ रहे हो। तो होता है ना कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो आपको बताना होगा कि इसमें इंडिया का क्यों चाहता है, और उस फैक्टर्स को बताकर उसको आपको सपोर्ट करने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्या है ना कि कुछ नेगेटिव बताना होगा कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, कौन कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट है, कौन इसमें टांग अड़ा दे रहा है। जैसे सपोज करो चाइना है, जो 5 मेंबर है, 5 जो परमानेंट मेंबर कौन है, यूनाइटेड नेशन है। उसके बाद चाइना आ गया आपका, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया और रसिया आ गया। तो क्या है ना कि 4 मेंबर सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, लेकिन चाइना क्या है ना टांग अड़ा दे रहा है, वो वीटो लगा देता है कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद एक कॉफ़ी क्लब है जिसको लीड कर रहा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, वो बोलता है कि नहीं इंडिया को नहीं मिलना चाहिए, अगर इंडिया को मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ आर्म्स रेस एंड आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डिसआर्मामेंट। ये थोड़ा क्वेश्चन डेप्थ वाला क्वेश्चन है, एवरेज से हार्ड में एवरेज से हार्ड में ले लो, आसान में मत लो, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है कि जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ आर्म रेस उसको बताना है, और कौन कौन से ऑब्स्टिकल है जो डिसआर्मामेंट जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल आ जा रहा है। डिसआर्मामेंट मतलब क्या है कि आर्मी सबको खत्म कर देना है, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट हैज़ बीन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आई थिंक ये कुछ सब कोई करके गया होगा, और नहीं भी करने का चांस है क्योंकि पिछले साल रिलेवेंस ऑफ नेम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बच्चों लोग क्या करते हैं कि चलो यार पिछले बार पूछ दिया तो इस बार नहीं पूछेगा। सबसे पहले इसमें आपको बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा क्या कि नेम क्या है, ठीक है, नेम कब आया था, इसमें कौन कौन से लीडर थे, इंडिया जो इनिशिएटिव लिया था साथ में किसके साथ लिया था, कारण क्या था, उसमें 2 ब्लॉक हो गए थे कोल्ड वार के, ठीक है ना। कोल्ड वार में 2 ब्लॉक बट गया था, एक कम्युनिज्म वाला ब्लॉक था यूएसएसआर का, और एक कैपिटलिज्म वाला ब्लॉक था किसका, यूएसए का। सब अपना अपना एलाई बना रहे थे। तो इसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जैसे 3 वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड में आ गया कैपिटलिस्ट वाला, सेकंड वर्ल्ड जो कम्युनिस्ट जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और थर्ड वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो आज़ाद हुए हैं ब्रिटिश के चुंगल से। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसका जो लीडर निकला था, नेहरू जी निकले थे, उसके बाद टिटो थे, ये सब मिल के क्या है कि एक नेम का गठन किए। क्यों? क्योंकि नेम का मेन मकसद था उस समय कि हमको न इस एलआई के पास मिलना है न इसमें, ना हमको 2 ब्लॉक थे, दोनों ब्लॉक में से किसी में नहीं मिलना है, हमें दोनों का फ़ायदा उठाना है। और नेहरू जी ने इनिशिएटिव क्यों लिया? क्योंकि नेहरू जी एक लीडर बनना चाहते थे थर्ड वर्ल्ड का, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब रसिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो गया 1989 में, तो उस समय क्या हुआ कि सिर्फ बाईपोलर जो पहले कंसेप्ट था वो सिंगल पोल हो गया, मतलब यूएसए वन ऑफ द सबसे पावरफुल एज अ कंट्री इमर्ज होके आया। तो उस समय सवाल उठने लगे कि नेम क्यों बना था जो कोल्ड वार से बचने के लिए बना था कि हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब यूएसएसआर ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो कोल्ड वार ख़त्म हो गया, तो नेम का रेलिवेंस तो रहा नहीं। तो उसका अगर अभी इसका रेलिवेंस है तो इसको बताइए। तो यही पूछ रहा है कि अभी क्या है, अभी उसका रेलिवेंस क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो अगर आप देखोगे तो एक कंसेप्ट आया है नेम 0.2, राइट। इसमें सी राजा मोहन का बहुत अच्छा इस पर व्यूज़ है,
ठीक है ना। सी राजा मोहन का व्यूज है, मनमोहन सिंह का व्यूज है, अभी जो नेम का सबमिट हुआ था उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका रेलिवेंस क्या है अभी के कंटेम्प्रेरी समय में, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। अभी खासकर कोविड-19 के बाद इसके बारे में काफ़ी रेलिवेंस बढ़ जाता है नेम का, और ये बता देना है। उसके बाद ये कहाँ लैग कर रहा है, मतलब क्या है कि पिछले 2 मीटिंग में क्या है ना, एक मीटिंग हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं थे। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी इतने बड़े मीटिंग में अगर हमारा देश का जो प्रतिनिधि है वही प्रेजेंट नहीं है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फिर सेकेंड जो नेम हुआ था उसमें वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेजेंट हुए थे। तो ये कुछ कमियां बताना है स्कॉलर का ना। देखो कैसे नेम बताओ, नेम क्यों लाया गया था वो बताओ, क्यों चैलेंज करने लगा कि नेम अब इसका जरूरत नहीं है वो बताओ, रेलिवेंस क्या है वो बताओ। स्कॉलर का व्यू देना मस्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर का व्यू नहीं दिए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिन द इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ इंडियन इमरजेंस एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द रीजन, ठीक है ना। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बताना है कैसे रिलेशन है, कैसे इकोनॉमिक रिलेशन है, कैसे रिलेशन ख़राब हुए हैं, उस सब के बारे में बताना है। अभी के क्या जैसे अभी ऐप बैन हुआ है, इस सब के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें इसको हम ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, आसान भी नहीं बोल सकते। हमें बताना है कि कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था हमारा 1974 लाफिंग बुद्धा वाला, उसके बाद कैसे हम 1900 वाजपेयी जी के समय में हम टेस्ट किए थे, CTBT का रोल क्या था, NPT का रोल क्या था। उसके बाद जब हम वाजपेयी जी के समय में हम न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस समय क्या लगे, हम पर सेक्शन लग गया था इंडिया का। उस समय एक न्यूक्लियर पॉलिसी लाया गया था, कौन लाया था उसके बारे में बताना है, पॉलिसी में क्या है उसके बारे में बताना है। जैसे वन ऑफ द क्रिटिक्स इसका क्या है पॉलिसी में कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, जो हम पर करेगा तब हम यूज करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन तो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो इस टाइप का जो है उसके बारे में बताना है। तो पहला सेक्शन में हम लोग देख लिए, 3 क्वेश्चन आसान हमारा हो गया, उसमें नंबर हमको अच्छा आ सकता है। अगर आप स्कॉलर का व्यूज़ दिए होंगे तो सिंपल सा आंसर लिखे होंगे GS वाले तो GS टाइप का ही नंबर मिलेगा, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। आपको पता है ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं देते हैं ये लोग, पता नहीं क्या चेक करते हैं। UPSC में पॉलिटिकल साइंस वाला टॉप करते हैं, BPSC में तो रह ही जाते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग उमाग लगाना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं अगला। अब आप इसको कर सकते हो, बढ़ावा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेम वाला कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये भी कर सकते हो चाइना वाला, ठीक है ना। तो आयर का अगर पोर्शन देखे, अगर इसमें चाइना वाला करो तो इसमें मैपू भी बना दो, ठीक है। अगर आयर का क्वेश्चन देखें हम तो आयर अगर सेक्शन 1 से सेक्शन 2 थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसमें पिछले बार 63वां में 161 हाईएस्ट गया था पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर मान के चलो कि अगर आपको 160 से 170 के बीच में भी आ जाता है तो वैसे इसमें देते नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि आप अच्छे से लिखे होंगे तो 200 भी टका सकते हैं, लेकिन देता नहीं है। तो इतना आ जाता है तो भी बहुत है, ठीक है। तो क्या है कि GS1 में आपका सपोज कर लो एवरेज आता है 160, अगर स्टेट सही है और ठीक ठाक लिखे हैं तो 160 आराम से आ जाएगा। दोनों स्टेट सही है तो 170 से प्लस आ जाएगा। GS2 में आपको आ जाता है 170 के आसपास, ठीक है। और इसमें आता है 160, तो टोटल कितना हो गया, मिनिमम ले रहे हैं हम 7 6 13, 13 6 19 के 9 हाथ में 1 1 2 3 4, मतलब 490 आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर कटअप देखोगे तो जनरल का हमेशा 501 गया है और 503 गया है, 503 या 504 गया है। तो देखो क्या है, सबसे कम ले रहे हैं। 490 आता है तो इसमें सपोज करो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में अच्छे लिखा होगा तो 160 से 170 के बीच में वेरी कर जाएगा। GS2 में नंबर मिलता है, GS2 में आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर अच्छा लिखे होगे तो। और 160 एक क्या है GS1 में। अगर आपको स्टेट सही हो गया दोनों तो आप इवन 180 भी क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं था GS1 का, ठीक है।
तो अब कट ऑफ का तो बात बता नहीं सकते, लेकिन इस बार क्या है ना कि 64वां में सब बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम गया है, 480 से 490 के बीच में गया है। वो तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर आपका होता है ना कि इसमें इतना नंबर मिल जाएगा, इसमें अपने से एनालाइज कर रहे हो, अगर आप 500 के आसपास आ रहा है आपका नंबर, तो समझ लो आपका मेंस क्वालिफाइड है। अगर जनरल हो तो, रिजर्वेशन हो तो उसके हिसाब से घटा लो अपना। 500 के आसपास आ रहा है तो क्वालिफाइड हो। ओबीसी में देखो अगर तो 490 के आसपास आ रहा है तो आप क्वालिफाइड हो, उसमें कोई इफ एंड बैट की बात नहीं है। अगर SC ST है तो आप 40 नंबर घटा लो, 560 के आसपास आ रहा है तो क्वालिफाइड हो। EBC है तो इस दोनों के बीच में 490 से 460 के बीच में आ रहा है, 470-75 के आसपास आ रहा है तो आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर करें, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए।